नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यानी इस क्लास के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। तो हम बिना किसी देरी के हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपका दिया गया है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का यानी शॉर्टकट कमांड का संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम पावर पॉइंट के अंतर्गत कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी स्लाइड बना करके प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, तो उस केस के अंतर्गत हम जब किसी दूसरी स्लाइड को जोड़ते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का उपयोग करके किसी दूसरी अपनी जो स्लाइड है उसको डुप्लीकेट करने का कार्य किया जाता है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये हमने अभी पिछली जो क्लास थी हमारी थ्योरी वाली, उस क्लास में हमने पढ़ा था कि पावर पॉइंट में यदि हमें कोई डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल+M शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, कंट्रोल+M आपको ध्यान रखना है पावर पॉइंट में अगर डुप्लीकेट स्लाइड के लिए बोला जाए तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में सम्मिलित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को कौन आगे नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, जब हम हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड को चलाते हैं तो दो प्रकार से हम स्लाइड को चलाते हैं। एक होता है आपका फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरू से स्लाइड को चलाना, और एक होता है फ्रॉम करंट स्लाइड यानी वर्तमान में जो भी स्लाइड आपकी खुली हुई है बीच में से वहीं से हम स्लाइड को चला देते हैं। लेकिन कई बार हमें स्लाइड को रोकना भी पड़ता है, हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम पावर पॉइंट व्यू से बाहर आना चाहते हैं या फिर उसे वहीं रोकना चाहते हैं। तो आपसे भी इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि किसी व्यू के अंतर्गत स्लाइड को आगे अगर हमें नहीं बढ़ाना हो तो हम इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, जो विकल्प हमें नीचे दिए गए हैं। तो किसी भी स्लाइड से बाहर आने के लिए, स्लाइड शो से बाहर आने के लिए या फिर उसके व्यू को रोकने के लिए हम एस्केप कुंजी का, कीबोर्ड से एस्केप कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का आंसर है। एस्केप कुंजी के द्वारा आप किसी भी स्लाइड के व्यू को रोक सकते हैं और उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो उस स्लाइड पे के ऊपर हम स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं, ताकि जब हमारी स्लाइड चले तो वो जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है वो इफेक्ट आपको चेंज होके आपको दिखाई दे। यानी जो हमारी स्लाइड है उस स्लाइड के साथ ही वो इफेक्ट भी आपको चेंज होकर के दिखाई दे। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि स्लाइड में चेंज होने पर यानी जब स्लाइड बदलती है तो डिस्प्ले पर जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया है, ठीक है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। वो हमारी स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट उसको बोला जाता है। तो डी विकल्प वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न में से कौन से फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम पावर पॉइंट के अंतर्गत कोई भी स्लाइड बनाते हैं और उसकी विषय वस्तु पर कोई भी हम एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं तो उसे चेक करने के लिए हमें वहाँ पे एक प्रीव्यू बटन दिया होता है, उस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके हम एनिमेशन को चेक कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन से फीचर का उपयोग करेंगे, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका बी विकल्प है, जिसमें प्रीव्यू लिखा हुआ है आपका। अगला प्रश्न आता है कि एक MS पावर पॉइंट में स्लाइड में यदि हमें आवाज़ डालनी हो तो आवाज़ डालने के लिए हम किस स्टेप का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आवाज़ डालने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट के मीडिया ग्रुप में जा करके और वहाँ से ऑडियो के बाद में साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे और साउंड फाइल को सेलेक्ट करके और हम उसके अंतर्गत आवाज़ डाल सकते हैं। मतलब जैसे ही हम साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये है पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड के अंदर आवाज़ डालने की प्रोसेस।
तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पावर पॉइंट शो के अंतर्गत, स्लाइड शो के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फाइल का फॉर्मेट है वो ऐड किया जा सकता है। यानी पावर पॉइंट में जब हम कोई भी स्लाइड को तैयार करते हैं तो कौन कौन से फॉर्मेट के अंतर्गत उसको हम पावर पॉइंट के अंतर्गत सुरक्षित कर सकते हैं। तो जेपीजी में हम कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट अवेलेबल होता है आपका, जीआईएफ भी होता है, इसके अलावा डब्ल्यूएवी ये फॉर्मेट भी होता है। तो उपरोक्त सभी हमारे इस प्रश्न का आंसर है, सभी फॉर्मेट में हम पावर पॉइंट की जो फाइल है उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। यानी ये प्रश्न पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सेम प्रश्न ये दोबारा आया हुआ है। तो जब हम किसी भी स्लाइड पर डिस्प्ले के लिए कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाइड जो इफेक्ट होता है ये आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांजिशन के अंदर जाके और हम वहाँ से इस इफेक्ट को अप्लाई करते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जो कि स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार डी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा अगर आप प्रदर्शन चाहते हैं तो इसके लिए आप निम्न में से कौन से फीचर का उपयोग करेंगे, यानी नीचे दिए गए विकल्प में से कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे। तो जब हम हमारे प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उस पर डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा हम डिजाइन लेते हैं ताकि हमारी स्लाइड एक जैसे दिखाई दे। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपका प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट होगा, जो कि आपको डी विकल्प के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न था आपका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रदर्शन में कौन सा फाइल फॉर्मेट या प्रारूप है वो नहीं जोड़ा जा सकता। अब की बार आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रारूप इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। पहले आपसे पूछा गया था कौन सा जोड़ा जा सकता है, अब की बार बोला कौन सा नहीं जोड़ा जा सकता। तो जेपीजी जोड़ा जा सकता है, जीआईएफ भी था उसमें, वेव भी था, एचटीएम नहीं था। तो डॉट एचटीएम फॉर्मेट है, ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसके फॉर्मेट में नहीं होता है। तो यानी पावर पॉइंट के प्रारूप में इसको नहीं जोड़ा जा सकता। तो डॉट एचटीएम इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में खाली स्थान को नहीं डाला जा सकता। यानी स्लाइड के अंदर हम क्या नहीं डाल सकते, तो कोई भी गणितीय समीकरण उसको हम डाल सकते हैं, वीडियो फाइल भी डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं। डी विकल्प में यहाँ पे मोडेम लिखा हुआ है तो हम मोडेम नहीं डाल सकते। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण है, एक हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण है। तो हार्डवेयर पार्ट है उसको हम इसमें नहीं डाल सकते। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद फिलहाल के एग्जामों में आपसे देखो ये प्रश्न पूछा गया था, प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह है यानी समूह है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है, प्रेजेंटेशन होता है भैया स्लाइड्स का। यानी बहुत सारी स्लाइड या कम से कम एक स्लाइड के द्वारा हम एक प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो डी विकल्प हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील करके प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो भैया जो भी शिक्षक होते हैं वो व्याख्यान देने के लिए या फिर ब्लैक बोर्ड की जगह अपने जो पाठ है उसको अधिक गतिशील बनाने के लिए और उसको इफेक्टिव प्रस्तुत करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, स्लाइड बना करके प्रेजेंटेशन बना के प्रस्तुति देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट, जो कि सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो स्रोत फाइल है जो पहले से डाली गई थी वो बदलती नहीं है। तो हमारा ए विकल्प है वो इस प्रश्न का आंसर है। अगर हम पावर पॉइंट में पहले से भी कोई डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो जो स्रोत फाइल होती है वो हमारी बदलती नहीं है, ये हमारे इसका आंसर है। तो भैया ये आपके पावर पॉइंट से संबंधित तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका समावेश हमने इस क्लास में किया था। आप बारी बारी से इनको समझते हुए इन प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कम से कम आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की इन क्लासों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो ये मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि कम से कम 8 से 10 प्रश्नों का वेटेज होता है इन तीनों जगह से। तो फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत किसी नई जानकारी के साथ।